छात्र संघ है वो निलंबित है। की जो सरकार है वो यूथ के विकास की तरफ कहीं भी नहीं देती। ध्यान की पाठशाला माना जाता है राजनेताओं का। 4 प्राइम मिनिस्टर मिले हैं, ऐसा नहीं हुआ। यहाँ से रोहित मिश्रा हुए जी भाजपा से, एबीवीपी से। रेंट को लेकर के हम लोग कई बार इस पे किए। रेंट कंट्रोल एक्ट 1961 के थ्रू डीएम को कई बार एप्लीकेशन दिए जब हम चुनाव लड़ रहे थे। अपने शहर में एम्स जैसी सुविधाएं होनी चाहिए। एम्स की स्थापना होना यहाँ तो अति आवश्यकता है, बिल्कुल वेरी वेरी नेसेसरी। आज के डॉक्टर जब बीमार होंगे जाएंगे एम्स में दिखाने दिल्ली। बीजेपी हमेशा दूसरों के घर में घुस के लोगों को निकालने का काम किया है। 100% जाना चाहिए। दम आपके अंदर होना चाहिए कि आप अपने परिवार के लोगों को बचा लीजिए ना जी। कुछ ना कुछ तो कमी होगी आपके अंदर। पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था, अब ये पश्चिम का ऑक्सफोर्ड हो गया, पूरब का नहीं रहे। ऐसा नहीं होगा कि राहुल गांधी को जो है नोटबंदी का किसी ने सुझाव नहीं दिया होगा अपने समय में। अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे समय जब आप जाएंगे तो पैसा मांगेंगे आप। जितने वोटर मतदाता है, माननीय मतदाता, भगवान रूपी मतदाता हमारे देश। तो प्राइवेट विद्यालयों को मैं दम तोड़ दूंगा, एक समय आएगा, मैं देख लीजिए। हम बता रहे हैं जब तुम्हारे इंग्लिश मीडियम स्कूल में सारी सुविधाएं हैं, तुम्हारा बच्चा ट्यूशन क्यों पढ़ रहा है? जब तक यूथ को बढ़ावा नहीं देगी, चाहे रोजगार में, चाहे शिक्षा में, चाहे संस्कृत में, ये भी एक कल्चरल डेवलपमेंट मानते। कॉमर्शियल सिलेंडर महंगा हुआ है ना, घरेलू में क्या दिक्कत है? हाँ, नहीं, देखिए ऐसा है कि ये तो पूरा दम लेके रहेंगे। एक भाई अपनी बहन की शव को कंधे पे लेके बैंक गया, तो ये जो विकृत आईना है, इस पे क्या राय है? नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल विनर्स टॉक पे। जैसा कि हम लोगों ने वादा किया है कि हमारे शहर से जो भी बहुत बड़ी शख्सियत है, जो काम कर रही है, लॉ के फील्ड में हो या फिर एजुकेशन के फील्ड में हो, ढेर सारी उपलब्धियों को लिए हमारे बीच आए हैं विनीत उपाध्याय सर, जो कि सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता हैं, बहुत अच्छी पर्सनालिटी है, छात्र संघ से भी जुड़े रहते हैं। तो उसी कड़ी में हम सर की तरफ रुख करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, मैं आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूं बिजनेस टॉक में। तो आज बड़ा अच्छा ही लगा कि आप कई लोगों को इस समाज से परिचित करा रहे हैं जी। इस समाज को नया नया रोज जानकारी देते हैं, अच्छी अच्छी पर्सनालिटी के बारे में, देश के बारे में, समाज के बारे में, नित्य दिन प्रतिदिन होने वाली घटनाओं के बारे में। जी जी। तो क्या सवाल है सर आपका मुझसे? तो पहला सवाल यही है सर कि जो छात्र संघ है, अभी की जो प्रेजेंट कंडीशन है, जो छात्र संघ है वो निलंबित है, इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, मैं जब पहले अपना परिचय तो आपने मेरा दे ही दिया है। मैं विनीत उपाध्याय, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ही पढ़ा लिखा हूँ। हाल एंड हाल हॉस्टल रहा है मेरा, मैं रूम नंबर 20 का एनिमेट था। मैं लॉ तो इसलिए किया था क्योंकि मुझे हॉस्टल बचाना था 3-4 साल के लिए। तैयारी कर रहा था, कंपटीशन देना था जी। लेकिन लॉ एंट्रेंस हमने टॉप किया। मेरी उस समय सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी, ऑल इंडिया 5th रैंक आई, 5वीं रैंक जी जी जी। और हॉस्टल की पहली रैंक आई, और उसका उद्देश्य केवल छात्र संघ चुनाव लड़ने का था। ठीक है। तो लेकिन एक चीज है कि उस समय की परिस्थितियां भी यही थी, और आज भी जो आपका सवाल है उसकी परिस्थितियां भी यही है। तो रिलेवेंट परिस्थितियों को कोरिलेट करते हुए मैं चीजों को बताऊंगा। छात्र संघ जब स्टार्ट हुआ था तो कुछ सरकारें इसके सपोर्ट में रही लगातार जी। लेकिन इस समय की जो सरकार है, जो आप कह रहे हैं निलंबित चल रही है, इस समय की जो सरकार है वो यूथ के विकास की तरफ कहीं भी नहीं दे रही, ध्यान नहीं दे रही किसी तरीके। चाहे वो रोजगार का ले लीजिए आप, चाहे आप यूनिवर्सिटी छात्र संघ के विकास का ले लीजिए, क्योंकि इसको प्राइमरी पाठशाला माना जाता है राजनेताओं का। यहाँ से 4 प्राइम मिनिस्टर मिले हैं देश में, कहीं ना कहीं 20, 25, 26 आपको सीएम मिलेंगे। हमारे हॉस्टल से रूम नंबर 20 में एनडी तिवारी साहब उसी रूम में रहते हैं जिस रूम में मैं रहा हूँ। जी जी जी। आपको बताऊं तो कहने का मतलब ये है कि सरकारें जो है इस सरकार ने यूथ के ऊपर बहुत बड़ा काम नहीं किया। उनको लगता था कि इसमें सपा के लड़के आ जा रहे हैं, इसमें बसपा के लड़के आ जा रहे हैं, कांग्रेस के लोग आ जा रहे हैं, हावी हो जा रहे हैं, छात्र संघ अध्यक्ष बन जाएंगे तो हमारी यूथ लॉबी कमजोर हो जाएगी। जबकि ऐसा नहीं हुआ। यहाँ से रोहित मिश्रा हुए भाजपा से, एबीवीपी से छात्र संघ अध्यक्ष हुए, शिवम सिंह महामंत्री हुए। ऐसा नहीं है, रिजल्ट आ रहा था लगातार, लेकिन पता नहीं इनको क्या खुन्नस थी हमारे छात्र संघ से कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में करा रहे हैं, पंजाब में करा रहे हैं, चारों तरफ करा रहे हैं, यही नहीं हो पा रहा है छात्र संघ। इनका उद्देश्य क्या है वो आप यहीं से क्लियर कर लीजिए, जो बातें हमने बता दी आपको। जी जी। तो मैं भी थोड़ा सा परिचय कर दूं कि मैं भी इसी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का ही स्टूडेंट रहा हूँ। अच्छा। तो मैंने बखूबी चीजों को देखा है कि
जब छात्र संघ था तब ढेर सारी चीजें हो रही थी, हाँ। चाहे वो पानी की समस्याओं से निजात पाना हो, चाहे टॉयलेट्स का हो, चाहे क्लासेस ना चलने का हो। तो मैं खुद इस पक्ष में रहता हूँ कि छात्र संघ होना चाहिए। तो जो अभी प्रेजेंट का एक मुद्दा है कि जब मैं पढ़ता था तो वहां पर फीसें बहुत कम थी, लेकिन आज की सिचुएशन फीस बहुत ज्यादा हो गई है। इस पे क्या कहेंगे? महंगाई तो हर जगह देख रहे हैं इस सरकार में। अब आप उठा दिए सिलेंडर वाला मुद्दा, देख लीजिए पूरा देश त्राहिमाम हो चुका है। जी जी विश्वविद्यालय को भी बेच दिया गया, इसी तरीके से गिरवी रख दिया गया है। प्राइमरी से लेकर के आप हायर एजुकेशन तक देख लीजिए, जो प्राइवेट विद्यालय हैं हर साल इनकी फीस बढ़ना, जी हर साल लगातार फीस पे फीस बढ़ाते जाएंगे। महाकुंभ लगेगा, बसें बंद रहेंगी, लेकिन ट्रांसपोर्ट चार्ज प्राइवेट विद्यालयों में जमा होता जाएगा। बिल्कुल विश्वविद्यालय ने भी अपना रुख बदल दिया है, वो 2 गुना नहीं 6 गुना लेगा, कौन विरोध करेगा। लेकिन वही बात है कि एक आपने शायद सुना होगा कि लगेगी आग तो जद में आएंगे मकान सारे। इस जी। शहर में केवल हमारे मकान थोड़ो है। बिल्कुल जब आपके आईएएस पीसीएस नेताओं मंत्रियों के बच्चे यहाँ पढ़ेंगे नहीं, गरीब तबके के बच्चे आ रहे हैं गांव के, जी ठीक है, वो बेचारे 2000 4000 5000 पा रहे हैं, उसी में उनको रेंट भी देना, अपना खर्चा भी चलाना है। तो अमीरों को या डीएम एसपी को ये बात क्यों समझ में आएगी? अधिकारियों की बात नहीं समझ में आई। हमने कई बार इसको रेंट कंट्रोल एक्ट को लेकर के बहस किया, जी जी मकान मालिकों के खिलाफ कभी भाई बहुत बड़ी लड़ाई हमने लड़ा कि ये लगातार जो आप रेंट बढ़ा रहे हैं, ये इसी वजह से बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, कोई सुसाइड करके भाग जा रहा है, ऊपर चला जा रहा है, कोई ऐसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय छोड़ के चला जा रहा है गरीबी की वजह से, है ना। इसी गरीबी को देखते हुए मैंने अपना एक राम सेवा संघ, मैंने एक ट्रस्ट बनाया है। जी आरएसएस है दूसरा फॉर्म, राम सेवा संघ। आरएसएस मतलब उसको लोग समझ लेंगे दूसरा वाला, लेकिन मेरा मुख्य उद्देश्य, ये लोग तो राम को बेचे हैं जो भी बेच रहे हैं, लेकिन हम लोग राम की सही पुजारी, हम लोग पूजा पाठ करते हैं एकदम, ठीक है। दूसरा विषय है कि हमने उसको संगठन को इसलिए बनाया कि अनाथ बच्चों को पढ़ाने का उद्देश्य मेरा। बहुत बढ़िया। अभी तक हमने 3 अनाथ बच्चों को उसमें पढ़ाने का काम किया है। जी और अब तो अधिवक्ता समाज से जुड़े होने के नाते मेरा ये है कि उत्तर प्रदेश ही इलाहाबाद हाईकोर्ट को इंक्लूड करते हुए हम लोग एक स्कूल खोलेंगे अधिवक्ता परिवार के लिए, जी एडवोकेट के लिए। जी उसमें ये चीज हो सकता है आम आदमी को बुरी लगे मेरी बात, लेकिन चूंकि मुझे अपने परिवार को पहले सुरक्षित करना है, बिल्कुल अधिवक्ता समाज से जुड़े होने के नाते मेरा सबसे पहले ये काम होगा कि जब भी एक स्कूल हम लोग खोलने के मूड में है, जी संकल्पित विजन में है हमारे, कि जब भी ऐसा होगा तो जो एक्सपायर हो जा रहे हैं, हार्ट अटैक आ जा रहा है, जैसे भी हो जा रहा है, उनके बच्चों को निःशुल्क उसमें शिक्षा देने का काम करेंगे। और खासकर फर्स्ट जनरेशन लॉयर को, जो बेचारे सुबह से लेकर शाम तक संघर्ष कर रहे हैं, जी जी जिनको कुछ मिल नहीं रहा है, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा दे करके आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। बिल्कुल, आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। तो जैसे मेरा एक सोशल का एक क्वेश्चन है, हाँ हाँ क्या अपने शहर में एम्स जैसी सुविधाएं होनी चाहिए? हाँ, ये बात तो बहुत तगड़ा सवाल है आपका, है ना जैन साहब। इसमें जानते हैं एम्स के जितने पैरामीटर होते हैं, एम्स में इस समय डिप्टी डायरेक्टर हैं हमारे नवोदय के सीनियर हैं अंशुल मिश्रा जी, आईएएस हैं। जी अभी हम लोग एम्स में गए भी थे जल्दी में, आपने सवाल पूछा अच्छा। एक हमारे मित्र हैं संदीप पाठक जी, उनकी माता जी का हाथ टूटा था तो ऑपरेशन कराने के लिए हम लोग गए थे। जी ये सवाल अच्छा है कि इस शहर को कभी देश की राजधानी बनाया गया था। जी बिल्कुल, इतिहास में अगर इतिहास के पन्नों में चीज दर्ज है सर। जी जी बिल्कुल तो अगर राजधानी बनाया गया था तो कुछ सोच समझ के बनाया गया। बिल्कुल बिल्कुल आज इसकी इंपॉर्टेंस को लोग केवल महाकुंभ और उसके आधार पर जान रहे हैं, बात समझ रहे हैं। जी बिल्कुल एम्स की स्थापना को लेकर के यहाँ पर कई लोगों ने हाथ उठाया है, आंदोलन करने की बात किया है, मांग करने की बात किया है, लेकिन एक पुरजोर जो समर्थन होना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। जी, और एम्स की स्थापना होना यहाँ तो अति आवश्यकता है। बिल्कुल बिल्कुल वेरी वेरी नेसेसरी इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द एम्स यहाँ बहुत जरूरी है। रायबरेली में एम्स हो सकता है ना, और जगहों पे एम्स हो सकता है, यहाँ क्यों नहीं यार? इलाहाबाद एक ऐतिहासिक धरती रही है, ऐतिहासिक धरती है, साथ ही साथ ये इलाहाबाद नहीं है, कौशाम्बी भी जुड़ा है जो हाँ, कि ग्रामीण अंचल है, हाँ, अपना प्रतापगढ़ हाँ, की जैसे जनसंख्या है। जैसे आप ये कह सकते हैं कि यूपी एक राज्य है, हाँ कह सकते हैं। कहते हैं इलाहाबाद भी एक राज्य के बराबर हो रहा है धीरे धीरे। जी यहाँ जो है 25-25 40-40 जिलों के लड़के आके पढ़ते हैं। संगम क्यों कहा जाता है? ये बिल्कुल संगम केवल नदी के नाम से नहीं है, यहाँ इलाहाबाद में तमाम जितने 75 जिले के लड़के हैं, दूसरे कई राज्यों के लड़के आके यहाँ पढ़ने का काम करते हैं, आईएएस पीसीएस बन के जाते हैं।
एम्स का स्थापना होना तो बहुत आवश्यक है, जी जी ताकि उनको बेसिक नीड्स की सारी दवाएं मिल सके आराम से। बिल्कुल यहाँ के इलाहाबाद के डॉक्टर जब बीमार होंगे जाएंगे एम्स में दिखाने, दिल्ली, समझ रहे हैं। और यहाँ क्या है, एम्स स्थापित नहीं होने देते हैं। जब भी आप कुछ पुरजोर विरोध करिए तो इनका अपना एक संगठन है, वो खोदता रहेगा, ऐसा कुछ होने ना पाए। जी 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 जी। अगर मैं राय पूछता हूं तो सब कहते हैं कि नहीं एम्स बहुत जरूरी है। सर मैं थोड़ा राजनीति पे आऊंगा। जो अभी हाल ही में जो 7 जो सांसद राज्यसभा के जो सांसद हैं वो पूरी की पूरी पार्टी शिफ्ट करके बीजेपी पे चले गए, तो क्या ये कहीं ना कहीं जो आम जनता है वो अपने आप को ठगा महसूस कर रही है? 100%। देखिए बीजेपी वालों की राजनीति आप जानते हैं, आपने सवाल पूछा, मैं खुल के बोलने वाला आदमी, हम लोग किसी डरते उड़ते नहीं। जी बीजेपी हमेशा दूसरों के घर में घुस के लोगों को निकालने का काम किया है, 100% जान लीजिए, इतिहास गवाह है। मुलायम सिंह के परिवार से किसको निकाला गया आप जान रहे हैं, कांग्रेस परिवार, गांधी जी परिवार के किससे निकाल के लाया गया आप जान रहे हैं। ये लोग क्या करते हैं, पहले घर में घुस जाते हैं। यही एक परिवार बचा था आम आदमी पार्टी वाला। इस परिवार में ये लोग 10 में से 7 लोगों को, सोचिए इतना बड़ा अटैक किए इस बार, इतना बड़ा अटैक किए कि 10 में 70% मान लीजिए उनके यहाँ से आम आदमी पार्टी से 10 लोग राज्यसभा में थे, तो 7 लोगों को ले आने का मतलब 70% लोगों को खींच लिया जी 70% लोगों के इमोशन को खींच लिया, 70% के इमोशन से जुड़ी जनसंख्या के इमोशन को खींच लिया अपनी तरफ। ये तो शुरू से ही इस टाइप की डकैती डालते रहे। हम किसी पार्टी के फेवर में नहीं है, जी जी ना किसी के विपक्ष में, लेकिन मैं इनकी चाल बता रहा हूँ। हाँ, ये एक बहुत अच्छा तरीका है पॉलिटिक्स का। जी दम आपके अंदर होना चाहिए कि आप अपने परिवार के लोगों को बचा लीजिए ना, जी कुछ ना कुछ तो कमी होगी आपके अंदर। बिल्कुल बिल्कुल आप मैं दोनों तरफ बात करता हूं, मतलब ये बात को समझिएगा। राघव चड्ढा को क्यों बार बार आप लोग इग्नोर कर रहे थे, किस लिए? संदीप पाठक जैसे टैलेंटेड आदमी, आज एक महिला के चक्कर में उसको जबरदस्ती FIR लिखवा रहे हो तुम, हैं? अरविंद केजरीवाल को, ठीक है 3 बार वो CM बन गए वहां लगातार, अच्छी बात है, लेकिन उत्तर प्रदेश से कभी BDC का चुनाव नहीं जीत पाएंगे वो। मैं आपको बता दूं, प्रधानी चुनाव नहीं जीत पाएंगे। बात समझ रहे हैं कि नहीं बात? जी, जी। क्यों? क्योंकि रणनीति जो है दिल्ली की अलग है, बिल्कुल पढ़े लिखों को वहां राजनीति है। जी उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, यहाँ पर राजनीति पढ़े लिखों की कम है। जातिवाद, भाईवाद, भतीजावाद, संप्रदायवाद, शराब, गांजा, सिगरेट, नशा, पत्ती, जी जी प्रलोभनवाद, बहुत चीजों का यहाँ पर व्यवहार होता है। तो इसको जब तक समझेंगे नहीं, उनके घर से अभी 3 लोगों वो भी बच्चे वो भी चले जाएंगे। तो मैं कह रहा हूँ कि हम तुम्हारे घर में घुस के किसी को उठाने आए हैं, जी तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपके अंदर जो है क्षमता होनी चाहिए सेल्फ डिफेंस की। जी बिल्कुल आप अपने आप को बचाइए। जी कोई ना कोई तो कमी होगी कि तुमने रोका नहीं और हम रुके भी नहीं। हाँ नहीं वो लगातार मुद्दा उठा रहे थे, वो बहुत बढ़िया कर रहे थे, चाहे वो ब्लिंकिट का हो, हाँ, कोई भी हर हो। चीज। राघव चड्ढा CA हैं और टैलेंटेड आदमी हैं। वो आदमी लगातार देश की उन बातों को सामने रखता था, उन जमीर वाली बातों को सामने रखता था, जी जी जिसका कि आम आदमी का बहुत फायदा होता था, खासकर मिडिल और लोअर वर्ग के लिए। अब आप बार बार उनकी राज्यसभा ले रहे हैं, उनको वो ले रहे हैं। जब सम्मान नहीं मिलेगा आदमी सम्मानने के लिए, तो सांसद, विधायक और ये सब बनता है, जी तो उनको जाना ही है। बिल्कुल बिल्कुल। ये कहीं ना कहीं एक कड़वी सच्चाई है कि पहले, सबसे पहले आप अपने घर को सुरक्षित करें, जी परिवार को सुरक्षित करें, हाँ। तब आप बड़े लेवल पे काम करें। हम इसीलिए दोनों पार्टियों की बात बता दी आप। नहीं नहीं बहुत हाँ, बढ़िया लगा। वो घुसना बहुत अच्छा जानते हैं, बस आप संभाल। अब आज 4 मई है, ममता बनर्जी वर्सेज बीजेपी लड़ा तड़ातड़ रुझान आप देख रहे हैं, लगातार चल रहा है। जी जी घुस गए कि नहीं उस घर में? इतना तगड़ा घुसे हैं कि ममता बनर्जी सहित पूरे पश्चिम बंगाल की पूरी बिजली की जो बल्ब होते हैं ना, ऐसे ऐसे लिप 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 कर रहे हैं। खेला हो ये गया। आप जान लीजिए जो स्थिति है। इन लोगों की रणनीति अच्छी है, ये इसीलिए राज कर रहे हैं। हमारी आपकी रणनीति कमजोर है, इसीलिए यहाँ पर जब उत्तर प्रदेश में मामला आएगा, अभी 27 वाला सिस्टम शुरू होगा, जी तो कुछ तथाकथित समाज के लोग हैं, वो क्या करेंगे, वो पहले गमछा बांध के लाठी उठा के शुरू कर देंगे, मारपीट करना शुरू कर देंगे, लोगों के साथ दुर्व्यवहार शुरू कर देते हैं। इसके बाद आदमी कहता है कि काम करो यार, भले वही है, चलो उसी को दे देते हैं, ठीक है। जी जी कुछ 1-2 समाज को अगर आप लेके चलेंगे, केवल अकेले एक समाज को लेकर के राजनीति नहीं हो सकती। बिल्कुल ममता जी की भी इसलिए खटिया इस बार खड़ी होने वाली है, या जो रुझान शुरू से चल रहा है, जी जी आप देख लीजिए वहां स्थिति यही है। मैं इनका एजेंट नहीं, मैं फिर बता रहा हूँ, लेकिन मैं एकदम सच बोलने की ताकत रखता हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ, जी बिल्कुल ठीक है। जबकि वो महिला ऐसी है, मैं तो सुप्रीम कोर्ट में, मुझे याद है 4 फरवरी जी 4 फरवरी को जब
उनका मैटर एक लगा था एसआईआर को लेकर के, उस महिला ने खुद बहस किया था। उन्हीं के बाद मेरा एक मैटर लगा था सुल्तानपुर का, जिसमें 12 बीडीसी को हमने सस्पेंड कराया था। उनकी मैंने भाषा, शैली, बोलना चालना, स्टाइल देखा कि वो इतनी मजबूत महिला है कि विपक्ष में उतनी मजबूत महिला मिलेगी नहीं आपको धरती में। लेकिन ये लोग इतने बड़े सातिर कह लीजिए, इतने बड़े रणनीतिक कार कह लीजिए, ये घुस करके बहुत अच्छे से धीरे 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 सबको साफ कर देते हैं। चाणक्य की भूमिका। हाँ, चाणक्य की भूमिका रहती है। बिल्कुल। तो सर हम अपने प्रयागराज में फिर वापस आते हैं आ जाइए। कि अपना जो शहर है पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था, अब ये पश्चिम का ऑक्सफोर्ड हो गया, पूरब का नहीं रह। तो ऐसा क्या घटित हुआ, क्या क्या कंडीशंस बनी? ये पूरब का ऑक्सफोर्ड तो कहा जा सकता था, या इलाहाबाद विश्वविद्यालय को कहा जाता था, लेकिन पश्चिम का ऑक्सफोर्ड हो गया है। पहले ये देखिए, एक चीज बताएं, हर चीज पर राजनीति भारी है। जब कभी कांग्रेस रहती थी तो उसमें वामपंथी से लेकर के सबकी टीम इसमें एक्टिव हो जाती थी। वही प्रोफेसर होते थे, वही अपने हिसाब से पूरे यूनिवर्सिटी को चलाते थे, और शिक्षाविद ही देश चलाते हैं। अच्छे पढ़े लिखे लोग आईएएस पीसीएस हैं जो देश को चलाने का काम करते हैं। नेता तो अनपढ़ भी हो सकता है लेकिन आईएएस अनपढ़ नहीं हो सकता है जी। आईएएस को क्वालिफाई करना इतना आसान नहीं होता है। तो देश को चलाने वाले जो लोग हैं अंदर से जी, जिनका ये कह सकते हैं पर्दे के अंदर जो काम करते हैं जी, वो बहुत मजबूत मानसिकता के लोग होते हैं। है ऐसा नहीं होगा कि राहुल गांधी को जो है नोटबंदी का किसी ने सुझाव नहीं दिया होगा अपने समय में, जी, कश्मीर पे चढ़ने का प्रयास कर नहीं, लेकिन इनको जो सुझाव दिया ये तुरंत एक्टिव कर दी, क्योंकि ये सब अक्खड़ हैं, चढ़ जाते हैं, अपना काम करते हैं। इनको जान रहे हैं कि हमको खोने के लिए तो कुछ है नहीं, उनके पास खोने के लिए बहुत कुछ था, इसलिए वो बचा के चलते थे। यहाँ तो तुरंत है काम आया सामने, तुरंत एक्शन ले लिए। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये पूरब का ऑक्सफोर्ड भले कहा जाता था, लेकिन अभी पश्चिम का ऑक्सफोर्ड हो गया पूरी तरीके से। पश्चिम कल्चर भी आ गया, आजकल के बच्चे पढ़ना लिखना बंद कर दिए हैं पूरी तरीके से। मोबाइल में 24/7 उनका समय 10 घंटे जा रहा है, रील बनाने में जा रहा है। स्थिति बड़ी खराब होती जा रही है, पढ़ाई लिखाई एकदम स्तर डाउन होता जा रहा है। पहले का जो रिजल्ट आता था इसमें अगर तो आईएएस में हमको कह रहे हैं कि 70% की स्थिति हमारी होती थी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से होती थी। वो पूरे भारत में आप अगर 20-25 साल पहले का आईएएस पीसीएस खंगालेंगे तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के डीएमएसपी मिलेंगे। हाल एंड हाल, ताराचंद, एसएसएल, हिंदू हॉस्टल, इन सब के लोगों को मिलेंगे, है ना। अब स्थिति क्या है कि अब यहाँ से रिजल्ट आ रहा है तो 3 लोग हो रहे हैं, 4 लोग हो रहे हैं। जी, जी। हालांकि पीसीएस में तब भी ठीक ठाक रिजल्ट आ रहा है, इस बार आया लेकिन आईएएस की जो बात हो रही है उसमें हमारी अब जो है जो रिप्रेजेंटेशन का तरीका वो धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है। बिल्कुल जी। तो अच्छा, अब ये जैसा कि एक सामाजिक मुद्दा ये है कि जो आज का जो रोजगार का मुद्दा है, जो सरकारें हैं वो रोजगार पर ध्यान ही नहीं देना चाहती, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे, हम तो बहुत मानते हैं उनको, और वो कहते थे कि शिक्षा बहुत बड़ी चीज है, रोजगार बहुत बड़ी चीज है, स्वास्थ्य बहुत बड़ी चीज है। इन 3 चीजों पर जो सरकार ध्यान दे, आप उसी तरफ वोट सपोर्ट सब कुछ करिए। जो भी सरकारें आती हैं सब ऐसे करने लगती हैं, सब मनमानी हो गई। जनता क्या है, जनता बिक गई है। वोट के समय जब आप जाएंगे तो पैसा मांगेंगे आप। जितने वोटर मतदाता है, माननीय मतदाता, भगवान रूपी मतदाता हमारे देश के, ये जब कोई चुनाव आएगा तो पहले मुंह बा करके भैया हमको 10,000, भैया हमारी बिटिया की शादी है, भैया। अरे हरामखोर, जब तुम खुद ही बिके हो तो मौका आने पर आपको नौकरी देंगे? वो बिस्लेरी पानी पियेंगे, तुम गंदा नाली पानी पियोगे, हमेशा पियोगे। वो भी कहेंगे कि ऐसा है, बहुत हो गया, पैसा ले चुके हो ना तुम, तो जाओ उसी में नौकरी करो, जाओ अपनी दवा कराओ, जाओ अपने बच्चों को पढ़ाओ। बिल्कुल। फिर किस बात की शिक्षा, किस बात का रोजगार? बहुत बड़ी बीमारी है इस देश की, बहुत बड़ा, जान लीजिए देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है कि शिक्षा के रूप में हम लोग बहुत पीछे हो जा रहे हैं। कोई भी आदमी नहीं, राघव चड्ढा बात तो करने लगे थे, धीरे धीरे वो आ रहा था, आदमी इस ट्रैक पे आने वाला था, शिक्षा पर, रोजगार पर, इस पे आ रहा था। उसको देख रहे हैं कितना तेजी से काट दिए, और जहां गया भी है क्या गारंटी है कि वहां उसकी आवाज को नहीं दबाई जाएगी? वो दबाने आप जान लीजिए राजनीति में जो आपके ऊपर के लोग होते हैं उनको अगर जब भी आप उनको पास ओवर करेंगे, बाइकाट करेंगे, तो 100% वो आपको इतना तेज दबा देंगे कि आपका नामो निशान मिट जाएगा। जिसको आपको जाने, यूजीसी बिल ला के क्या किए ये लोग, देश बांट दिए पूरा। यूजीसी बिल के
हमारी टीम लगी सुप्रीम कोर्ट में, जो हम लोग स्टे दिलाए हैं। जी सत्यम पांडे एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है, हमारा जो लॉ फर्म है जस्टिस वीर हनुमंता, जी उसमें संदीप पाठक, किसले शुक्ला, सत्यम पांडे, संदीप द्विवेदी, प्रदीप द्विवेदी, मैं, ये सब जितने लोग हैं, जितने वकील हैं, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हैं, है ना। इसमें एवार सत्यम पांडे थे यूजीसी में, मृत्युंजय तिवारी के नाम से पड़ा था, जी स्टे हुआ था। ये हमारी टीम वहां पे बहुत मजबूती से हम लोग वहां काम कर रहे हैं। जी जी गलत, ये क्या है, देश को बांटने का तरीका है? ये सोच रहे थे कि हमारे पास तो ब्राह्मण और क्षत्रिय एकदम इनके गुलाम है ही हैं, तलचट्टे हैं, जी बाकी और जो लॉबी कट रही है उनको भी मिला लेंगे, लेकिन इससे इनका नुकसान हो सकता है, इसको आप जरूर जान लीजिए। जी जी तो जब राजनीति हर चीज पर भारी रहेगी, मेरा मानना है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर राजनीति को भारी नहीं होना चाहिए। इसमें पक्ष विपक्ष सबको मिलकर एक मत होकर के एक निर्णय लेना चाहिए, तभी सर्वांगीण विकास हो पाएगा देश का, नहीं तो नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने एकदम सही कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, आम आदमी को यही तो चाहिए, बस इसके अलावा आम आदमी की कोई ऐसा इच्छा है ही नहीं है। बिल्कुल। एक अच्छे स्कूल में बच्चा पढ़े, उसका हाँ। रोजगार रहे और स्वस्थ रहे, जो बेसिक बुनियादी चीजें हैं वो मिलती रहे, वो सबसे बड़ी चीजें हैं। इतनी महंगाई आ गई है कि लोग खाने के लिए मर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। कैसे पढ़ाएंगे बच्चों को? और प्राइमरी विद्यालयों की दशा आप देख रहे हैं, वहाँ 9 मास्टर हैं, 3 बच्चे हैं। बिल्कुल, तो ये क्या कहीं ना कहीं सिस्टम का फेलियर? सिस्टम का फेलियर क्या, ये बताइए, जितने आईएएस पीसीएस हैं वो सब प्राइमरी विद्यालय के हैं, लगभग 80%। जी, इस बात को आप मान रहे हैं? हाँ ये मानता हूँ। तो आप हमको बताइए सर, पुराने समय पहले के प्राइमरी विद्यालयों में अब में बहुत फर्क। अब खाली खाना खिलाने के लिए बुलाओगे, मिड डे मील की बात कर रहे हाँ, हैं। मिड डे मील मिला, और वो बेचारों का जो वहाँ मास्टर हैं, उनका एसआईआर में ड्यूटी, इलेक्शन पिटीशन में ड्यूटी, जन्म दर में, मृत्यु दर में, 24 घंटे उनकी इतनी ड्यूटी लगाओगे, आत्महत्या करके मर जाएंगे वो। बिल्कुल उनकी जो सही ड्यूटी है, उनकी ड्यूटी डिफाइन किस लिए की गई? उनको पढ़ाने के लिए रखा गया है। जी जी और तुम 50 जगह उनकी ड्यूटी राजनीतिक प्रभाव में ला करके उनकी ड्यूटी करोगे, है तो पागल नहीं हो जाओ? क्या पढ़ाएंगे यार? इसीलिए तो लोग जो है प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं। अब प्राइवेट विद्यालयों की दशा क्या है, तुम कहाँ जाओगे? आओगे तो मेरे पास आओ। रिक्शा चलाने वाला भी बच्चा अपने बच्चे को चाहता है इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाल दें, वो भी आईएएस पीसीएस बने, अंग्रेजी बोले फर्राटेदार, यही सोचते हैं, जी और तो लूटते चले जा रहे हैं। मैं तो प्राइवेट विद्यालयों को मैं दम तोड़ दूंगा, एक समय आएगा, मैं देख लीजिएगा, ऐसे ऐसे पीआईएल ठोकूंगा इनके खिलाफ, इनका जीवन बर्बाद कर दूंगा मैं। या तो इनके अंदर एक क्वालिटेटिव एजुकेशन आ जाए, ठीक है। मेरा ये भी एक डिमांड है सरकार से कि जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर है, जी जो सुबह से लेकर शाम तक साग सब्जी भर कर नहीं कमा पा रहे हैं, उनके बच्चों को भी जैसे राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में 25% रिजर्वेशन किया गया है, जी वैसे फर्स्ट जनरेशन लॉयर को भी राइट टू एजुकेशन एक्ट में 25% उनके बच्चों को वहां पर रिजर्वेशन देना जरूरी है। जी बिल्कुल। नहीं तो आप कहते हैं कि आपके बच्चे, आप वकील हैं, आपके बच्चों को अंग्रेजी नहीं आती, हिंदी नहीं आती, भैया वो 400-500 रुपए शाम तक किसी तरह अगर ईमानदारी से कमा रहा है तो वो फीस कैसे भरेगा बच्चों को? बिल्कुल, ये बात तो एकदम आपने सही। मनमानी पर नियंत्रण कराइए। एनसीईआरटी किताब पढ़ के लोग आईएएस पीसीएस हो जाते हैं। 495 रुपए में कक्षा 6 की किताब मिलती है, कक्षा 5 की किताब मिलती है। हमारे एक मित्र हैं प्रसून सिंह, अभी हमको बताए शिक्षा विभाग में है, जी 1000 में आप पूरी किताब ले लीजिए एनसीईआरटी। उनके यहाँ चले जाइए, प्राइवेट विद्यालयों के पब्लिकेशन सेंटर खोले हैं साले, बिल्कुल है 5-5 हजार की किताबों में छपवा रहे हैं, 40-40, 50-50% की मार्जिन कमा रहे हैं। बिल्कुल, वो कहीं ना कहीं तो ये क्या, और जो अपने यहाँ मास्टर रखेंगे 3000 रुपए का मास्टर रख लेंगे, 3000 रुपए का, क्या शिक्षा की गुणवत्ता आएगी? इसके बाद भी लोग जाके ट्यूशन पढ़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हम बता रहे हैं, जब तुम्हारे इंग्लिश मीडियम स्कूल में सारी सुविधाएं हैं, तुम्हारा बच्चा ट्यूशन क्यों पढ़ रहा है? ये सोचने की बात है। इसका मतलब तुम्हारे अंदर पढ़ाने की क्षमता नहीं, कंट्रोलिंग पावर नहीं है, तुम खाली भीड़ पे भीड़ बढ़ाते चले जा रहे हो, उसको एक आदमी को देख ही नहीं पा रहे हो कैसे पढ़ाया जाए, है? ये चीजें हैं, बहुत चीजें हैं, कहने के लिए तो बहुत कुछ बोला जाए अभी। जी जी जी, जैसे मेरा जहां तक मानना है, जो हमारा जो यूपी बोर्ड है, तो उसमें मैंने देखा कि वो हिंदी फोकस पे था, जितना भी प्राइमरी से लेके जितना गए, लेकिन जो ट्रेंड चल रहा है वो इंग्लिश पर हावी हो रहा है। तो क्या कहीं लगता है कि जो इंग्लिश को दबाया गया वो एक बहुत बड़ा कारण होगा? फिर बताया ना कि ये पश्चिम का ऑक्सफोर्ड हो गया है, है? जी जी अंग्रेजी वाला मामला है। और दूसरी बात, अपने यूपी बोर्ड में भी इंग्लिश मीडियम है, जी बच्चा अगर पढ़ना चाहिए यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम से पढ़े। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ आईआईटी हिंदी मीडियम वाले नहीं निकाल पाते थे, आईएएस नहीं बन पाते थे, हिंदी मीडियम वाले बहुत तगड़े। और एक चीज बता दें, यूपी बोर्ड के मैथमेटिक्स अगर हम लोगों के समय में, कल्याण सिंह के समय की अगर दे दिया जाता
तो सीबीएसई बोर्ड और एससी बोर्ड वालों को नानी याद आ जाती। मैं आपको बता दूं, उस टाइम मैं तो कॉमर्स का स्टूडेंट रहा हूँ। डॉक्टर एस एम शुक्ला के अकाउंटेंसी की बुक, सीबीएसई और आईएससी के जितने अच्छे अच्छे ऑथर हैं, सब उनको जो है नकल करते थे, सब जी 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 उनको नकल करते थे डिक्टो। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ऐसे मैथमेटिक्स भी, ऐसे सांख्यिकी भी, कई किताबें ऐसी होती थी जिसकी नकल करके केवल इंग्लिश में ट्रांसलेट करके। और इंग्लिश मीडियम क्या, कौन सी पढ़ाई इंग्लिश मीडियम होती है यार? किस टीचर को, कौन टीचर ऐसा जो हमको हमारे सामने आके आए कि बताया कि मैं बहुत बड़ा इंग्लिश मीडियम का टीचर, 2 मिनट में उसका इंटरव्यू लूं, नानी ने याद दिला दी। इंग्लिश मीडियम के बच्चों को अगर किसी पेज पे 100 लाइन लिखी है, वो 100 लाइन का अर्थ नहीं जानते, वो केवल 2 लाइन का अर्थ जानते हैं, इसके बाद उसी में तुक्का मारते 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 मारते। लेकिन हिंदी मीडियम जब सामने आपके आता है तो आप एक एक लाइन का अर्थ समझते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। आर्टिकल 343 आपके साथ खड़ा है। इसकी 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 महत्व को कम नहीं किया सकता कभी भी। बिल्कुल अंग्रेजों भारत छोड़ो, इनकलाब जिंदाबाद। जी। तो जैसा कि यूथ के लिए मेरा एक क्वेश्चन है जी। कि जो आज का जो यूथ है, वो जो आज का जो यूथ है वो लॉ को एक अच्छा करियर ऑप्शन माने या फिर ओवर सैचुरेटेड कहे? एक चीज बताएं आपको, लॉ की तरफ अट्रैक्शन तो बहुत तेज बढ़ा है जी। इतना तेज अट्रैक्शन बढ़ा है यूथ का। हर आदमी चाह रहा है कि एलएलबी कर लें, और एलएलबी जानते हो कहाँ से कर रहे हैं? वो कहीं क्वालिटेटिव जगह से नहीं कर रहे हैं, किसी खेत में जो स्कूल बने होंगे दूर दूर स्टेट यूनिवर्सिटी से, जहाँ कभी उनको 39 पेपरों का नाम 6 सेमेस्टर में, एक पेपर का नाम नहीं पता, लेकिन केवल पैसा भर भर के सेमेस्टर की फीस जो है लॉ कर ले रहे हैं, डिग्री ले लिए। उनको बहुत अच्छा, उनको शौक इस बात का है कि वो हम हाई कोर्ट में जाएं, सुप्रीम कोर्ट में जाएं और कचहरी में जाएं, टाई बैंड बांध के बढ़िया एकदम बेल बंदा सब पूरी, और नॉलेज के नाम पे सुन लें। आज भी मेरिटियस 33,000 वकील हैं हाई कोर्ट इलाहाबाद में, 33,000। एशिया का सबसे पुराना तो नहीं कहा जा सकता, टॉप 3 पुराने हाई कोर्ट में आता है। जी जी। आप जान लीजिए यहाँ ये जो है, जो सिचुएशन है, यहाँ का बार सबसे बड़ा है, 33,000 एडवोकेट्स हैं यहाँ पर। लेकिन मेरिट के नाम पे आप गिनेंगे तो ऐसे अंगुलियों पे 10-20 लोग 25 लोगों का नाम चलता है, उन्हीं के पास वकालत है। जी 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 बात समझ रहे हैं? तो ठीक है, ये तो यूथ है कि इसको करियर बनाना चाह रहा है, जी लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बनाओ करियर, कोई बात नहीं, जी। थोड़ा सा पढ़ाई पर भी ध्यान दीजिए। बिना पढ़े लिखे आप जब यहाँ आएंगे, डायरेक्ट मुस्लिम एक्ट पढ़ेंगे, टॉर्च पढ़ेंगे, बीएनएस आ गया है ना, अब तो सारी धाराएं भी जो है चेंज हो गई थी। अब 302 कहीं आप लगा देंगे तो चोरी बंडोली का काम शुरू हो जाएगा। उसकी जगह 103 है, मर्डर का मुकदमा है। जी जी। तो चीजों को पढ़ना पड़ेगा, तब आप आइए तो अच्छा लगे। खाली इसको ऐसे फैशन है ना, ये कि वो बड़ा स्मार्ट वकील लगता है, हम भी ड्रेस पहनेंगे बड़े अच्छे लगेंगे, ये सब नहीं हो पाएगा। जी। कितनी डांट अंदर मिलती है वकीलों को, वो पता चलता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो हम अपने आखिरी मुद्दे पे आए हैं, जो अभी का जो संघर्ष है छात्र संघ का, फिर हम उसी मुद्दे पे आ गए हैं। तो छात्र संघ बहाल करने में भी क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी? देखिए ऐसा है कि जब ये सरकार जो है, सरकार के जो मुद्दे हैं, जब तक यूथ को बढ़ावा नहीं देगी, चाहे रोजगार में, चाहे शिक्षा में, चाहे संस्कृत में, ये भी एक मैं कल्चरल डेवलपमेंट मानता हूँ छात्र संघ को। जी। यहाँ चौमुखी विकास होता है, यहीं का आदमी जाता है तो ब्लॉक प्रमुख बनता है, विधायक बनता है, सांसद बनता है, जिला पंचायत सदस्य बनता है, प्राइमरी पाठशाला यही। मेरा मानना है सरकार को, ये अभी योगी जी बोले थे छात्र परिषद बनाया जाएगा, छात्र परिषद नहीं, छात्र संघ का चुनाव कराइए आप तो, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो रहा है, पंजाब यूनिवर्सिटी में हो रहा है, यहाँ पर भी आप रखेंगे तो हमको लगता है कि यहाँ कई राज्य के बच्चे आते हैं, कई जिले के बच्चे आते हैं, तो जा करके अपना यूथ संसद में छोटे छोटे नुक्कड़ सभाएं होती, वहाँ उनको बोलने का तरीका पता होता है ना, संस्कार को दिखाने का तरीका पता होता है, और राजनीति को करना जानते हैं, क्योंकि इलाहाबाद से जब सीख लेते तो वहां जा करके पूरा मैनेज कर लेते थे। जब ये बंद हो गया तो राजनीति का पूरी तरीके आप कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान ही बंद हो जाए पूरा, इस डिपार्टमेंट को यहाँ बंद कर देना चाहिए। जी जी। तो अच्छा, जैसे अभी एक जो हालिया इंसिडेंट चल रहा है, सिलेंडर को लेके जो समस्याएं चल रही हैं, मत बुलवाइए, मत बुलवाइए। जो आम समझिए कंडीशन समझिए आप कि जिसके घर पे शादी पड़ी है, एक माननीय सांसद जी हैं, उनका अभी तथाकथित बयान आया, मैं नहीं चाहूंगा, तो वो उनका कहना है कि कॉमर्शियल सिलेंडर महंगा हुआ है ना, घरेलू में क्या दिक्कत है? हाँ, नहीं, देखिए ऐसा है कि ये तो पूरा दम लेके रहेंगे, ये मिडिल फैमिली, सांसद विधायक को सर सिलेंडर की दिक्कत नहीं है, खासकर जो इनके लोग हैं, है ना, आम आदमी को समस्या है, मिडिल फैमिली को समस्या है।
सर जो अभी हमने देखा कि एक इंसिडेंट हुआ कि एक भाई अपनी बहन की शव को कंधे पे लेके बैंक गया, तो ये जो समाज का एक विकृत आईना है, इस पे क्या राय है? देखिए, ये तो पूरा ये वीडियो पूरा देश देखा है। वो इस इमोशनल पल को कि एक भाई अपने बहन को कंधे पे लाद के बैंक में ले जा रहा है, क्योंकि बैंक मैनेजर या बैंक के किसी एम्प्लॉय ने बात बोला कि उसके खाते में जो पैसा जमा है या तो तुम्हारी बहन आएगी, जिंदा या मुर्दा जैसे भी लाओ लाओ, अंगूठा लगाओ। तब गया वो लाश खोद के लाता है। क्यों? क्योंकि भुखमरी का शिकार है, उसके पास पैसे नहीं, रुपए नहीं, उसको भी अपना जो है पैसे लेकर के अपना इज्जत बचाना था, अपना काम करना था। लेकिन ये कहीं ना कहीं सिस्टम का फेलोरशिप है, गवर्नमेंट का फेलोरशिप है, क्योंकि ये जो बैंक है ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत आती है, आरबीआई एक्ट 1935 के तहत आती है। ये कहीं ना कहीं सरकार की फेलोरशिप बता रही है। बताइए, आपके यहाँ लोग आईएएस पीसीएस हो जा रहे हैं, आपके यहाँ लोग बैंक मैनेजर हो जा रहे हैं, बैंक पीओ क्वालिफाई हो जा रहे हैं, लेकिन हाउ टू डू डील विद द पीपुल ही डोंट नो अबाउट दिस। वो ये नहीं जान पा रहे कि लोगों के साथ कैसे डील करना है। डीलिंग की एक ट्रेनिंग होनी चाहिए, सोशल इंजीनियरिंग की एक ट्रेनिंग होनी चाहिए। मैं देखता हूँ कि नए नए डीएम आ जा रहे हैं, एसपी आ जा रहे हैं, इनको सोशल इंजीनियरिंग नहीं पता है। बिल्कुल बिल्कुल। सोशल इंजीनियरिंग का जो इक्वेशन है, समीकरण है, ये नहीं पता है। ये कम उम्र में आईएएस पीसीएस बन जा रहे हैं, कम उम्र में बैंक पीओ क्वालिफाई हो जा रहे हैं। लेकिन बताइए, इतना बदतमीज बैंक मैनेजर था, वो कह रहा कि तुम्हारा, वो बता रहा है कि मेरी बहन मर चुकी है, इसका कोई अल्टरनेटिव ऑप्शनल ढूंढा जाए, कुछ अल्टरनेटिव इसका सोल्यूशन ढूंढा जाए। लेकिन बैंक वाले कह रहे नहीं, अपनी बहन को लाओ, चाहे जिंदा लाओ चाहे मुर्दा लाओ। कहीं ना कहीं काउंसलिंग की एक हाँ, जरूरत है। तो कहने का मतलब जितने भी एम्प्लॉय हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मैं प्राइमरी के मास्टर से लेकर के ऊपर आईएएस पीसीएस तक की बात कर रहा हूँ, इनको कहीं ना कहीं एक इफेक्टिव लीडरशिप की आवश्यकता है, सोशल इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग की आवश्यकता है। इनकी ट्रेनिंग में एक शब्द बढ़ा दें, सोशल इंजीनियरिंग। और वो ट्रेनिंग कैसी होनी चाहिए कि जब भी इनकी ट्रेनिंग हो रही होती, 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल की, सारी इनको विधाओं से परिचय कराया जाता था। उसी समय 1-2 लाख एम्प्लॉइयों को बुला करके, गरीब लोगों को बुला करके उनके दुख दर्द को सुनना चाहिए, या इनको ट्रेनिंग पीरियड में ही भेज दिया जाना चाहिए। जैसे आजकल स्कूलों में लड़कों को आईएएस बना देते हैं, पीसीएस बना देते हैं, एक दिन के लिए दरोगा बना देते हैं, एसपी बना लेते हैं। ये बड़ा अच्छा इफेक्टिव जी कदम है सरकार का। तो ये चीज उनके साथ करिए ना, तब इस टाइप की समस्या नहीं आएंगी। अब देखिए, उसमें फिजिक्स वाले ने 10 लाख रुपए दिया उसको, जी 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 है, क्योंकि सब हर आदमी अपना मार्केटिंग करने के लिए तैयार है। इसको मार्केटिंग भी कहा जा सकता है और इमोशनल वो भी कहा जा सकता है। दोनों चीजें, दोनों बातें हैं। हालांकि मैं इस बात का विरोध नहीं कर रहा हूँ, वो आदमी अच्छा आदमी है, दिया उसने, बहुत अच्छा काम किया। भगवान ऐसे लोगों के हमेशा लोग मदद करने के लिए तैयार रहे, ये चीज होती है। जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आपसे जानकर। हमारा जो ये प्रयास है और निरंतर बढ़ता रहेगा, और भैया से एक बार फिर मुलाकात करेंगे कुछ नए मुद्दों को लेके। बहुत ही अच्छे पर्सन है। अगर सर, आपकी संस्था का क्या नाम बताया था? मेरा लॉ फर्म है जस्टिस वीर हनुमंता, वो जो कार्ड है। भैया की फर्म है जस्टिस वीर हनुमंता, मतलब न्यायवीर हनुमंता लॉ फर्म है। पैन इंडिया हमने लगभग जितने हाई कोर्ट हैं, गुजरात हाई कोर्ट, मध्य प्रदेश, जबलपुर, दिल्ली हाई कोर्ट, उत्तराखंड, लखनऊ हैं, झारखंड हाई कोर्ट, बिहार हाई कोर्ट, पटना जिसको बोलते हैं, कई जगहों पर हम विजिट किए हैं, कई जगहों पर हमारा काम भी चल रहा है। इसको हमने लॉ फर्म पैन इंडिया इसलिए रखा कि हमारे हर हाई कोर्ट के हम लोग काम लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट लेके जाते हैं, ट्रांसफर है, एसएलपी, ये सारी चीजें लेके जाते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, हमने कलयुग में बजरंग बली ही सबसे बड़े न्याय के देवता मैं मानता हूँ। मंगल और शनि दोनों व्रत रहता हूँ मैं, इस वजह से मैंने अपने लॉ फर्म का नाम न्यायवीर हनुमंता, इनसे बड़ा न्यायवीर कोई है नहीं, इनसे बड़ा जज कोई है नहीं, इसलिए हमने उसको रखा। और मैं आप लोगों से चाहूंगा कि कभी भी कोई भी समस्या हो किसी भी भारत के किसी हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में, तो आप हमसे जरूर संपर्क करें। जय हिंद, जय भारत।